हेलो, दिस इज़ द न्यू लेक्चर ऑफ द आरसीसी। इसमें हम लोग डबली रीइंफोर्स्ड बीम के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम लोग डबली रीइंफोर्स्ड बीम क्यों डिज़ाइन करते हैं। हम लोग डबली रीइंफोर्स्ड बीम तब डिज़ाइन करते हैं जब हमको ज़्यादा मूवमेंट के लिए बीम को डिज़ाइन करना होता है और हम लोग बीम की डायमेंशंस को नहीं बढ़ा सकते, स्पेशली डेप्थ को। तब हम लोग डबली रीइंफोर्स्ड बीम को डिज़ाइन करते हैं। डबली रीइंफोर्स्ड बीम को हम लोग स्ट्रेस रिवर्सल की कंडीशन के लिए और डिज़ाइन करते हैं। स्ट्रेस रिवर्सल की कंडीशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है, तो इसमें क्या होगा, नॉर्मली ऊपर से जैसे लोड आ रहा है तो ऊपर कंप्रेशन आएगी, नीचे टेंशन आएगी। लेकिन मान लीजिए एक्सीडेंटली कुछ ऐसा हुआ कि ऊपर टेंशन आने लगी और नीचे कंप्रेशन आने लगी, तो हमारी ये बीम पूरी तरह फेल कर जाएगी। क्योंकि नीचे अगर कंप्रेशन आ रहा तो कंक्रीट यहाँ तो चलिए एक बार को बियर कर लेगी, लेकिन यहाँ जब टेंशन आने लगेगा तो यहाँ कंक्रीट टेंशन में तो बिल्कुल फेलियर हो कर जाएगी और ये कंक्रीट और ये बीम फेल कर जाएगी। तब क्या होता है, तो उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग यहाँ पर भी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। अब मान लीजिए किधर से भी लोड आए तो हमारी स्टील उधर टेंशन साइड में बचाने के लिए तैयार रहेगी। मान लीजिए इधर से लोड आता है तो इधर टेंशन आएगी, ये स्टील वियर करेगी। इधर से टेंशन आती है, इधर से लोड आता है तो इधर टेंशन आएगी, तो ये स्टील हमें बचाएगी। तो नेक्स्ट है कंडीशंस ऑफ द डबली रीइंफोर्स्ड बीम। हम लोग जो डबली रीइंफोर्स्ड बीम में जो कंप्रेशन साइड में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसको ASC से डिनोट करते हैं, और जो टेंशन साइड में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसको AST से डिनोट करते हैं। IS कोड हमें बताता है कि जो AST की मिनिमम वैल्यू होती है वो 85/FY से FY% से कम नहीं होनी चाहिए, और ASC की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0.2% से कम नहीं होनी चाहिए। AST की मैक्सिमम वैल्यू 4% होनी चाहिए और ASC की भी मैक्सिमम वैल्यू 4% हमें रिस्ट्रिक्ट करी गई है। टोटल जो AST हम लोग एक बीम में प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब जो टोटल एरिया ऑफ स्टील हम लोग बीम में प्रोवाइड कर सकते हैं वो 8% से ज़्यादा हम लोग इस बीम में प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ द RCC डबली रीइंफोर्स्ड बीम। तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक डबली रीइंफोर्स्ड बीम है, इसकी इफेक्टिव डेप्थ D है, इसकी ओवरऑल डेप्थ कैपिटल D है, इसकी विड्थ स्मॉल b है, एरिया ऑफ स्टील हमने जो कंप्रेशन साइड में प्रोवाइड किया है वो ASC है, और एरिया ऑफ स्टील जो हमने टेंशन साइड में प्रोवाइड किया है वो AST है। स्मॉल d डैश है, वो है कंप्रेशन साइड में जो इफेक्टिव कवर है वो। तो ये ऊपर वाली ASC से लेकर के नीचे वाली AST के बीच में डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हो जाएगी D-D डैश। इसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं दो तरह की बीम अलग अलग मान के। पहला जो हम एक सेक्शन मानते हैं सिंगली रीइंफोर्स्ड RC सेक्शन के लिए, उसमें हम लोग AST1 मानते हैं जो कि बैलेंस सेक्शन के लिए AST होता है, और दूसरा फिर हम लोग यहाँ मानते हैं, और यहाँ पे हम लोग फिर दूसरे सेक्शन में हम डिज़ाइन करने के लिए जो एक्स्ट्रा स्टील की हमें रिक्वायरमेंट है कंप्रेशन साइड में और टेंशन साइड में, उसको हम लोग दूसरा ऑक्सिलरी RC सेक्शन में मान के करते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो हो जाती है D-D डैश। इसका स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस तरह बनता है। तो ये हो जाता है सिंगली रीइंफोर्स्ड RC सेक्शन के लिए जो हमने माना है उसके लिए स्ट्रेस डायग्राम, और ये हो जाता है ऑक्सिलरी RCC सेक्शन जो हम लोगों ने माना उसके लिए स्ट्रेस डायग्राम। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिलरी वाले सेक्शन में हम लोग कंक्रीट को एज्यूम नहीं करते हैं, तो यहाँ पे जो स्टील में कंप्रेशन आ रही होती है वो हो जाती है C2, और जो टेंशन आ रही होती है वो हो जाती है T2, और इन दोनों के बीच में जो लीवर आर्म डिस्टेंस हो जाती है वो Z2 विच इज इक्वल टू D-D डैश। फिर इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे FSC जो होता है वो स्ट्रेस इन कंप्रेशन इन्फोर्समेंट, मतलब यहाँ पर जो कितनी रीइंफोर्समेंट में स्ट्रेस आ रही है वो होता है। FCC होता है कंप्रेशन स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील। FSC होता है स्ट्रेस इन कंप्रेशन इन्फोर्समेंट, मतलब जो स्टील है यहाँ पर उसमें कंप्रेशन इन्फोर्समेंट कितना आ रहा है वो होता है FSC। और FCC होता है कंप्रेशन स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील, मतलब जो यहाँ पे हम लोगों ने स्टील प्रोवाइड की है, इसी सेक्शन पे जो कंक्रीट है उसमें कितनी स्ट्रेस होगी वो होती है हमारी FCC। तो बैलेंस सेक्शन के लिए जैसे हम लोग डिज़ाइन करते हैं वो हो जाता है C1 इज इक्वल टू फोर्स ऑफ कंप्रेशन ऑन कंक्रीट विच इज इक्वल टू द 0.36 FCK इंटू B इंटू XU, और टेंशन हो जाता है 0.87 FY इंटू AST1, और लीवर आर्म हो जाता है D-0.42 XU। और अगर हमें इसका मोमेंट निकालना है तो हम किसी में भी लीवर आर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, हमको मोमेंट मिल जाएगा बैलेंस सेक्शन के लिए। फिर ऑक्सिलरी सेक्शन के लिए जो कंप्रेशन फोर्स होता है वो होता है FSC माइनस FCC इंटू ASC, एरिया ऑफ कंप्रेशन इन्फोर्समेंट, और जो T2 होता है वो होता है फोर्स ऑफ टेंशन इन एडिशनल टेंशन इन्फोर्समेंट विच इज इक्वल टू द 0.87 इंटू FY इंटू AST2, और जो लीवर आर्म होता है D-D डैश। और हम लोग इसमें भी लीवर आर्म में इन दोनों में से किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोगों को RCC ऑक्सिलरी सेक्शन के लिए मूवमेंट की कैपेसिटी मिल जाएगी।
तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए होता है वो होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड आरसी बीम प्लस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑक्सिलरी आरसी सेक्शन। डिजाइनिंग के लिए ये हम लोगों को गिवन होता है विच इज इक्वल टू द MU, और ये हो जाता है MU लिमिट, और इसको हम लोग नोट करते हैं MU2 से। तो MU2 की वैल्यू हम लोगों को एक तरह से मेनली निकालनी होती है। MU लिमिट भी हम लोग उससे निकाल लेते हैं अपना बैलेंस सेक्शन वाले उससे। MU हमको गिवन होता है तो MU2 की वैल्यू हो जाती है MU2 इक्वल टू MU माइनस MU लिमिट। तो हम लोगों ने जैसे देखा था कि MU2 इक्वल टू T2 इंटू Z2, तो फोर्स टेंशन फोर्स कितना था 0.87 FY इंटू एस T2, और जो लीवर आर्म की डिस्टेंस थी वो थी D माइनस D डैश। और MU2 अगर हम कंप्रेशन साइड से निकालें तो वो क्या था FSC माइनस FCC इंटू ASC इंटू D माइनस D डैश। FCC जो कंप्रेशन इन कंक्रीट था उसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी क्योंकि भाई वहाँ टेंशन स्टील है, तो वो हो जाएगा। तो ये MU2 का टर्म हो जाएगा FSC इंटू ASC इंटू D माइनस D डैश। हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को जब इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से हम लोगों को AST2 की वैल्यू मिल जाएगी FSC इंटू ASC डिवाइड बाई 0.87 इंटू FY। नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ FSC एंड FCC। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.446 FC के फॉर द वैल्यू ऑफ D डैश अपॉन D स्मॉलर देन 0.20। मतलब जब तक D डैश अपॉन D की वैल्यू 0.20 से छोटी रहती है तब तक FCC की वैल्यू 0.446 FC के होती है। नेक्स्ट है FSC। FSC होता है स्ट्रेस इन कंप्रेशन इन्फोर्समेंट। तो FSC की वैल्यू फॉर माइल्ड स्टील Fe250 के लिए FSC की वैल्यू होती है 0.87 FY, और Fe415 और Fe500 के लिए FSC कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। नेक्स्ट है Fe415 और Fe500 के लिए FSC कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, जहाँ पे हम लोगों को FI इक्वल टू 415 और 500 दिया होता है, और D डैश की वैल्यू 0.05, 0.10, 0.15 और 0.20 दी होती है। तो D डैश अपॉन D पे जब 0.05 होता है तो Fe415 पे होती है FSC की वैल्यू 355 और 500 के लिए होती है 424। जब D डैश अपॉन D की वैल्यू 0.10 होती है तो FSC की वैल्यू FY415 के लिए 353 और Fe500 के लिए 412 होती है। और जब D डैश अपॉन D की वैल्यू 0.15 होती है तो FSC की वैल्यू 415 के लिए होती है 342 और FSC की वैल्यू 500 के लिए होती है 395। और जब D डैश अपॉन D 0.20 होता है तो FSC की वैल्यू Fe415 के लिए होती है 329 और Fe500 के लिए होती है 370। नेक्स्ट जो टेबल है हमें अल्टरनेटिव वेज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ FSC दिया हुआ है। ये हम लोगों को मेनली डिज़ाइन में यूज़ होती है जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं सेक्शन की, और हम लोगों को ये टेबल IS 456 में गिवन भी है फॉर डिफरेंट स्ट्रेस लेवल्स के लिए, और फॉर डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील के लिए हमें स्ट्रेन और स्ट्रेस की वैल्यू दी गई होती है। तो हमें टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम क्या होती हैं? टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हमारे पास पहली होती है एनालिसिस ऑफ द सेक्शन, तो जिसमें हम लोगों को क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम और रीइंफोर्स्ड स्टील जो होता है वो गिवन होता है, और हमें डिटरमाइन करना होता है डेप्थ और न्यूट्रल एक्सिस एंड MUR टू बी कैलकुलेटेड, मतलब हमें किस मूवमेंट के लिए कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग C1 प्लस C2 इक्वल टू टेक कर देते हैं वेयर 0.36 FC के B इंटू XU FSC माइनस FCC इंटू ASC और विच इज इक्वल टू द 0.87 FY AST कर देते हैं। यहाँ से हम लोग FCC की वैल्यू निगलेक्ट करके इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह कर देते हैं 0.36 FC के B XU प्लस FSC इंटू ASC इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST, और फिर यहाँ से हम लोग XU की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। To find the value of MU, we get the compression is equal to 0.36 FC के BXU और C2 is equal to FSC minus FCC into ASC, और इसके लिए इस C1 के लिए जो Z1 होता है वो होता है D-142 XU, और इस C2 के लिए जो ये ऑक्सिलरी सेक्शन का जो कंप्रेशन था इसके लिए जो लीवर आर्म होता है वो होता है D-D डैश। तो ओवरऑल MU इसके लिए कितना लगेगा C1 इंटू Z1 C2 इंटू Z2। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा MU इज इक्वल टू 0.36 FC के B इंटू XU D-142 XU प्लस FSC माइनस FCC इंटू ASC इंटू D-D डैश। FSC को निगलेक्ट कर देंगे तो हम लोगों को ये फॉर्मूला मिल जाएगा MU इज इक्वल टू 0.36 FC के B XU इंटू D-0.42 XU प्लस FSC इंटू ASC इंटू D-D डैश। और हम लोग इसमें टेंशन वाला पार्ट जो होता है उसको भी रख सकते हैं विच इज इक्वल टू द MU इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST1 इंटू D-0.42 XU प्लस 0.87 FY इंटू AST2 इंटू D-D डैश। डिज़ाइन ऑफ द बीम करने के लिए हमको MU गिवन होगा और हमें MU लिमिट कैलकुलेट करना होगा, और MU2 के लिए हम लोग यहाँ से
बीम को डिज़ाइन करेंगे। पहले हम लोग MU लिमिट कैलकुलेट करेंगे, फिर MU2 निकालने के लिए MU माइनस MU लिमिट कर देंगे तो हमको MU2 मिल जाएगा। और फिर इस MU2 के लिए हम लोग अपनी बीम को डिज़ाइन करते हैं। फिर हम लोग MU2 को इक्वल कर देते हैं FSC इंटू ASC इंटू D माइनस D डैश के, और यहाँ से हम लोगों को ASC मिल जाता है। और फिर हम AST1 में MU लिमिट निकाल लेते हैं, और AST2 निकालने के लिए हम लोग FSC इंटू ASC डिवाइडेड बाई 0.87 FI कर देते हैं। और जो AST2 और AST1 यहाँ से निकलता है उस दोनों को जोड़ करके हम लोगों को टोटल एरिया ऑफ स्टील इन्फोर्समेंट मिल जाता है।